हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने देखो कल जो है सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यूज कर लिए थे। अब अपना स्टार्ट हो रहा है दूसरा जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, और उसमें आपको मैंने बताए थे कि दो हैं यहाँ पे, जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम जो है उसका मेन फंक्शन होता है कि रूट से जो जल या खनिज लवण है, वाटर और मिनरल्स हैं, उनको प्लांट में सब जगह पहुंचाना। और जो फ्लोएम है उसका काम क्या है कि जो लीव्स फूड बना रही हैं और उस फूड को पूरी बॉडी में, प्लांट बॉडी में सर्कुलेट करना। तो ये दोनों ही एक तरह से क्या हो गए, इसे बोलते हैं संवहन ऊतक या कंडक्शन टिश्यूज। तो इसमें जो है इस तरीके से जो है इन दोनों का काम यहाँ पर होता है। अब ये जो जाइलम है, अगर आप देखोगे तो जाइलम में भी आपको बहुत तरीके की सेल्स मिलेंगी, और फ्लोएम है तो उसमें भी आपको बहुत तरह की सेल्स मिलेंगी। तो ये एक तरह का ग्रुप है। अब सबसे पहले अपन लेते हैं जाइलम। तो जाइलम अभी आपको फंक्शन आप बता दिया कि जो वाटर है और जो मिनरल्स है उसको रूट से लेके, मूल से लेके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य इसका होता है। और इसी में इसके पास में 4 तरीके की सेल्स होती हैं। और ये सेल्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले है वाहिनिकी, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकीड। फिर है वाहिका, जिसे हम बोलते हैं वेसल। फिर है जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, यानी जाइलम तंतु और जाइलम मृदु ऊतक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 4 डायग्राम भी आप देख रहे हो, तो 4 हैं यहाँ पे, ट्रैकीड है, वेसल है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पैरेन्काइमा। तो इस तरीके से है। अब सबसे पहले देखो अपन लिखते हैं वाहिनिकी, या जिसे अपन ट्रैकीड बोलते हैं। और अगर आप रेफरेंस बुक में देखोगे तो बहुत तरह की ट्रैकीड्स दे रखी है, लेकिन अभी आपको यहाँ थोड़ा सा सिंपल एनसीईआरटी के हिसाब से करना है। तो ये बहुत लंबी पतली, और आपके इसमें देखो डायग्राम भी दे रखा है, लंबी पतली होती है बिल्कुल। और इनके अंदर जो है अलग अलग तरीके की डिज़ाइन, मान लो कि जो है अलग अलग तरीके की यहाँ पे डिजाइन होती है, उसी के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन भी होता है। कहीं आपको छेद मिलेंगे, कहीं आपको सिड्डी जैसी मिलेगी, कहीं आपको स्पाइरल जैसा मिलेगा। तो इस तरीके से जो है इसकी वॉल पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब इसमें जो है इसकी जो वॉल है वो वॉल किसकी बनी हुई है? लिग्निन की बनी हुई है। और लिग्निन की बनी होने के कारण बहुत मोटी होती है, सॉलिड होती है। कल आपको स्क्लेरेन्काइमा बताया था जिसमें लिग्निन की कोटेशन थी। तो इनके अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कैसी होती है? डेड होती है। ये कैसी होती है? मृत होती हैं। और उसके बाद में इसके अंदर की जो भित्ति है, ये अंदर की वॉल है, वो वॉल भी कैसी होती है? मोटी होती है। और उसी में अलग अलग तरीके की आपको शेप मिलेगी, कहीं छेद मिलेंगे, कहीं सिड्डी जैसी मिलेगी, कहीं स्पाइरल मिलेगी। तो इस तरीके से जो है अलग अलग इसका डिपोजिशन अंदर की तरफ दिखाई देता है। फिर उसके बाद में यही है, जैसे वाहिनिका एक तरह से आप ये मान लीजिए कि पाइप की तरह है। तो ये एक दूसरे में फंस के ही जल को या वाटर को ट्रांसफ़र करती हैं। तो यहाँ पे इनका मेन फंक्शन वही हो गया कि वाटर और मिनरल को ट्रांसफ़र करना या उनका कंडक्शन करना। उसके बाद में फिर वाहिका। अब वाहिका जो है ये मान के चलो कि थोड़ी सी चौड़ी है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम वाहिनी को पाइप मान रहे हैं, तो यहाँ पर आप वाहिका को या वेसल को क्या मान लोगे? गिलास जैसी स्ट्रक्चर। और ये मान के चलो एक गिलास के ऊपर दूसरा गिलास रखा हुआ है और उनके बीच का जो तल है, जो बॉटम है, वो नहीं है। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक ये सेल्स रखी रहती हैं और एक मोटे पाइप जैसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाती हैं। अब इसमें भी जो है लिग्निन की बनी हुई है। इसके अंदर जो है आपको, क्योंकि लिग्निन है तो प्रोटोप्लास्ट इसमें भी नहीं मिलेगा, और इसलिए भी ये क्या है? थोड़ी सी मृत जो है, जैसे वाहिनी मृत है वैसे ये भी क्या है? मृत होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगले होते हैं जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर। ये भी मोटे हैं, लेकिन
यहाँ पर जो है इसके अंदर कोई भी आपको कैविटी, जैसे अभी ट्रैकिट थी तो उसमें भी होलो स्पेस था, और जो वेसल है उसमें और भी बड़ा स्पेस है, लेकिन यहाँ पर जो कि बिल्कुल ये मान के चलिए धागे की तरह, तो इसलिए जो है इसके अंदर जो है आपको कोई भी कैविटी या गुहा नहीं मिलेगी, केवल मोटी भित्ति वाले जो है फाइबर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद में है जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदुऊतक, तो ये जीवित होती हैं और इन सब और जो सेल्स हैं उन सेल्स की जितनी भी क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल जितनी प्रोसेस है या केमिकल जितनी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस किसके थ्रू होती है, किसकी हेल्प से होती है, वो होती है जाइलम पैरेन्काइमा से, क्योंकि ये जीवित होती हैं। इनकी जो वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ये जो है स्टार्च, फैट इनके रूप में जो है भोजन को या खाने को स्टोर भी करती। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे, अगर आप जितनी भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में हेल्प कौन करता है, क्योंकि जीवित होने के कारण जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 4 तरीके के हो गए किसके, जाइलम के। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी, क्योंकि अपन जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे मूल की और तने की और लीफ की, तो वहाँ पर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काटेंगे, और काटने पे हमें ये संरचनाएं बहुत अच्छी तरह, ये एक आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें आपको दिख रहा है, तो ये जो है इसमें जाइलम है, और जाइलम की जो वाहिकाएं होती हैं वो वाहिकाएं बिल्कुल गोल रिंग की तरह दिखाई देती हैं, और कहीं पर बड़ी होती है, कहीं पर छोटी होती हैं। और जब अपन अभी संरचना तने और मूल की पढ़ेंगे तो ये इनका एक सिस्टम भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अपन मूल की बात करें तो मूल में आपको जो जाइलम है वो जाइलम बिल्कुल कैसे दिखाई देगा, जैसे कि तारे की तरह लगा हुआ। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि जो छोटी वाहिका है उस वाहिका को तो हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम आदि दारू, और जो बड़े आकार का है उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम, या उसमें हिंदी में कुछ नहीं दे रखा है, मेटाजाइलम। तो बड़े आकार का तो मेटाजाइलम है, और छोटे आकार का क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है। और ये जो प्रोटोजाइलम है इसकी संरचना सब जो है अलग अलग की है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेटाजाइलम है वो जाइलम बाहर की तरफ हो और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो, तो इसे हम बोलते हैं एंडार्क। और इसके ही अपोजिट है कि मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, तो हम बोलते हैं एक्सार्क। जैसे मान लीजिए कि ये संरचना है, इस संरचना में ये है प्रोटोजाइलम यानी छोटा, फिर धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है, इस तरीके की संरचना है, ठीक है। और दूसरी जो अपोजिट है उसमें मेटाजाइलम अंदर की तरफ है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। तो ये जो संरचना है, जब मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो तो हम बोलते हैं एंडार्क, और जब मेटाजाइलम अंदर हो, पित्त की तरफ हो, ये डायग्राम में भी आपको दिखा रही हूँ, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सार्क या बाह्य आदि धारक। फिर उसके बाद में अपने पास में अगला है फ्लोएम। अब फ्लोएम क्योंकि ये कहाँ है, ये जो पत्ती खाना बना रही है या जो लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है उससे जो खाना बन रहा है, उस खाने को पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करती है प्लांट की। अब इसमें भी जैसे वहाँ पे 4 प्रकार की कोशिकाएं थी, तो इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसमें है चालनी नलिकाएं जिन्हें बोलते हैं सीव ट्यूब। फिर उसके बाद में है सहचर कोशिकाएं, सहचर मतलब कंपेनियन सेल, ठीक है, यह सह कोशिका भी आप इसको कर सकते हो। फिर यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम तंतु है, तो वो तो बिल्कुल दोनों ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कौन सी, चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब। चालनी वही जो अपने रसोई में काम आती है, छलनी। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल संरचना भी बिल्कुल उसी तरीके से है, यहाँ पे ऐसी चलनी सी लगी हुई है, और ये इसलिए होती है ताकि ये बड़े खाना, अगर कोई कंपाउंड है या यौगिक बड़े आकार का, तो वो जो है यहाँ से पास नहीं हो सके, तो ये छलने का काम करती है। क्योंकि पानी है तो पानी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वह तो जाइलम में ही नहीं पाई जाएगी, लेकिन फ्लोएम में ये होती है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपन घर में छलनी का काम करते हैं, किसी चीज़ को
छानने के लिए। तो उसी तरीके से ये जो सीव है, नाम भी है वही सीव या चालनी, तो उस तरीके से ये छन्ने का कार्य करती है। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये नीट के लिए आप इसको कर भी लेना, कि अगर हम अपने मनुष्य में देखें तो मनुष्य में जो हमारी क्या कहना चाहिए आरबीसी है, ठीक है, ये वो जो है, अब जैसे मतलब कभी आता है कि कौन सा है कोशिका जिसमें कि आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या डीएनए नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 3 तरीके से है। तो जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका, और अगर आपने देखा होगा या 9th में पढ़ा भी होगा कि ये केंद्रक विहीन होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब कि डीएनए नहीं है, आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। तो हमारी बॉडी में जो आरबीसी है वो होती है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है। और अगर प्लांट की बात आती है तो जो चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स हैं, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसका काम कौन करता है, इसीलिए इसके पास में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, सह कोशिका, यानी इनकी जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को कौन करता है, कंपेनियन सेल्स या सह कोशिकाएं इसको कार्य करती हैं। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक प्लेट जैसी चलनी जैसी स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म चारों तरफ इकट्ठा है या परिधि की तरफ है। क्यों? क्योंकि बीच के अंदर इसमें क्या होती है, रिक्तिका या वैक्यूल होती है, जिसके कारण इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो, वैसे भी आप अगर प्लांट सेल में देखो तो उसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होने के कारण न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाता है, परिधि की ओर यहाँ पर चला जाता है। फिर यहाँ पे सेस्टर कोशिकाएं, जिनको आपको बताई दिया कि ये बिल्कुल परफेक्ट सेल के रूप में है, और ये जो है चालनी नलिका की सभी क्रियाओं को करने में हेल्प करती हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, सह कोशिकाएं। उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ और लंबी भित्तियाँ हैं जिसको आप यहाँ लास्ट में देख भी रहे हो कि फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये भी सेल्स हैं जो कि दीवार की तरह काम करती हैं। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर केंद्रक भी होता है। तो ये एक सिंपल कोशिकाओं की तरह है। इसकी जो भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और इनमें जो है प्लाज्मोडेस्माटा, ये एक संरचना है जो कि अभी अपन जब सेल वाला पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। तो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है, उसमें छिद्र होते हैं, और छिद्र के अंदर थोड़ी सी धागे जैसी संरचना होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे भी छिद्र है, छलनी है, तो उस वजह से उसमें भी क्या उपस्थित है, प्लाज्मोडेस्माटा। फिर यहाँ पे देखो तीसरा है यहाँ पे फ्लोएम तंतु, और यहाँ पे देखो एक बीजपत्री जो मोनोकोट्स हैं। अब जैसे आपने ये जूट वगैरह के प्लांट्स देखे होंगे या जो घास वगैरह है उसको तोड़ने में आपको दिक्कत आती है। जैसे अब वैसे अगर आप द्विबीजपत्री पौधे को तोड़ दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको घास को या इनको तोड़ने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इनके जो फ्लोएम तंतु हैं वो बिल्कुल रस्सी की तरह ही होती है। इसीलिए अधिकतर जो घास हैं उन घास का उपयोग जैसे हम झाड़ू बनाने के लिए करते हैं, हम रस्सी बनाने के लिए करते हैं, तो इनमें ये फ्लोएम तंतु होते हैं जो कि जिन्हें अपन बास्ट रेशे या बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। तो उनका वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, और किसके बने हुए होते हैं, फ्लोएम तंतु के। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि फ्लोएम तंतु का उपयोग तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए हम इनका रस्सी बनाने में या झाड़ू बनाने में इनमें इनका अपन उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद में है कि ये मान लीजिए कि फ्लोएम पैरेन्काइमा और स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होंगे तो ये सेकेंडरी फ्लोएम के रूप में यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इनके ऊपर जैसे कई बार होता है कि कुछ जो प्लांट होते हैं उनके अंदर विशेष प्रकार के रसायन इस तरह होते हैं, जैसे लैटेक्स है, अगर आपने आंकड़े में देखा हो
तो दूध जैसा निकलता है, या फिर किसी रबड़ जैसा प्लांट है तो उसमें गम या गोंद जैसा निकलता है, अपना बबूल वगैरह होता है उसमें निकलता है। तो ये जो सारी चीज़ें किससे निकलती है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसकी सेल वॉल है, उस सेल वॉल पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जितना भी इसको अपन सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स या द्वितीयक उपापचय बोलते हैं, तो ये जो हैं ये किसके होते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा के। उसके बाद में देखो यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में और रह गया है कि पहले तो जो फ्लोएम है उस फ्लोएम में बहुत सक्रिय सी सीव ट्यूब होती है, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होते हैं वैसे वैसे जो चालनी नलिका है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब ये पतली होती है तो इसे बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम। उसी तरीके से कि जैसे अगर पतला छोटा छिद्र है या रिंग है तो हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जब पतली होती है तो उसे बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, और जब ये बड़ी हो जाती है तब इसे हम बोलते हैं मेटाफ्लोएम। तो इस तरीके से आज ये थोड़ा सा मैं आपको ये इतना ही करा रही हूँ, क्योंकि अपन थोड़ी थोड़ी चीज़ लेंगे। तो यहाँ हालांकि रेफरेंस बुक में इसमें बहुत सारा है, लेकिन इतने डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जाइलम और फ्लोएम दो हैं, फिर दोनों के चार चार प्रकार हैं, और चार चार प्रकार के आपको यहाँ पे थोड़ा नाम भी ध्यान में रखना है। एक चीज़ इसमें और हो गई थी कि जो ये जो चालनी नलिकाएं, ये चालनी नलिकाएं जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। ये ध्यान रख लेना कि हायर कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो एंजियोस्पर्म में तो मिलती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलती हैं, और उसकी जगह ये पाई जाती है एल्ब्यूनी कोशिकाएं। तो ये भी एक नीट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।